हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद दीदी चैनल में। आज हम विजन आईएएस की सेकंड टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे और हर प्रश्न को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें और बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बोर ना हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो कृपया अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें ताकि आप ये देख सकें कि आपके कितने आंसर सही हैं या गलत हैं, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर आए हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ओपन स्काई संधि यानी ओपन स्काई ट्रीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केवल नाटो गठबंधन के सदस्य ही इस संधि में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा है कि इस संधि के तहत कोई सदस्य देश सहमति के पश्चात मेजबान राष्ट्र के किसी भाग पर जासूसी कर सकता है। तो इसमें से अपन को बताना कौन सा सही है। तो अपन देखते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं ओपन स्काई संधि क्या है, यानी ये क्यों लाया गया। ये इसलिए लाया गया है ताकि जो युद्ध होते हैं, जो शीत युद्ध होते हैं, उसके दौरान तनाव को कम किया जा सीधे सीधे, यानी शीत युद्ध के दौरान तनाव को कम किया जा सके। जैसे कि अमेरिका रूस के बीच हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उसमें क्या किया गया कि इसको अपन कम करने के लिए ये संधि लाई गई, ओपन स्काई संधि लाई गई। और अपन अब देखते हैं कि इसका गठन कब किया गया। तो इसका जो गठन हुआ यानी कि इसका स्थापना है, यानी कि इसकी स्थापना अपन देखें तो 1992 में की गई। लेकिन ये प्रभावी कब से हुई, ये जो संधि है ये हुई 2002 से हुई। अब देखिए दो सभी में कॉमन है, जो गठन हुआ उसमें भी 2 कॉमन है, और ये जो 2002 है इसमें भी आगे पीछे भी 2 है। तो अपन इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं कि, और देखिए कि संधि में कितने शब्द हैं, केवल 2 शब्द है, एक सन और धी। तो इसमें भी केवल 2। तो संधि जब भी आएगा ओपन ट्रीटी यानी ओपन स्काई संधि आएगा तो उसमें 2 शब्द जो 2 रहेगा उसको सबसे ज़्यादा आपको ढूंढना है, उसी बस को देखना है, बस नजर करना है। और अब अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव में, देखते हैं कि केवल नाटो गठबंधन के सदस्य ही इस संधि में सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसा कोई यानी उपबंध नहीं किया गया है। क्योंकि जो नाटो गठबंधन के सदस्य ही इस संधि में सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें नाटो वश ना होके इसके साथ वार्सो पैक्ट के सदस्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। और जो दूसरा कथन है कि इस संधि के तहत कोई सदस्य देश जो है वो सहमति के बाद मेजबान राष्ट्र के किसी भी भाग पर जासूसी कर सकता है। यही इसकी क्वालिटी होती है, यही इसकी मेन क्वालिटी है कि कोई भी व्यक्ति फिर जासूसी कर सकता है, उड़ान भर सकता है और सैन्य बल भी पहुंचा सकता है, अपनी गतिविधियों पर डाटा भी एकत्रित कर सकता है। ये सब ओपन स्काई संधि के तहत होता है। तो इस प्रकार इसका यदि अपन देखें तो सही आंसर इसका हो जाएगा केवल 2, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम यानी DTIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DTI में अंतराल को कम करके स्वदेशी रक्षा को प्रोत्साहित करना है। दूसरा है, यह योजना केवल रक्षा औद्योगिक गलियारों यानी DICS में DTI को स्थापित करने तक सीमित है। तो इसमें से अपन को देखना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है ये क्यों लाया गया। ये इसलिए लाया गया ताकि स्वदेशी रक्षा को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके तहत किसके तहत किया गया, ये मेक इन इंडिया के तहत किया गया, ताकि अपन जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें जो रक्षा प्रणाली है उसको अपन बढ़ावा दे सकें। और इसमें जो योजना है केवल रक्षा औद्योगिक गलियारों को स्थापित करने के लिए तक सीमित नहीं है, ये अन्य को भी स्थापित करने के लिए है। हालांकि अभी लेकिन रक्षा उद्योग है, लेकिन केवल शब्द उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। और अपन देखते हैं कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रकार, लेकिन इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर यानी केवल 1, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। और अपन देखते हैं कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होता क्या है। इसमें जो 75% व्यय है यानी 75% जो पैसा है वो वहन कौन करेगा, वो भारत सरकार करेगा। लेकिन जो इसका 25% है वो कौन वहन करेगा, SPV यानी कि जो विशेष प्रायोजन इकाई है ये इसका क्या करेगी, वहन करेगी इसको 25% को। और इसमें क्या है, लघु उद्योग हो गए और मध्यम उद्योग हो गए और स्टार्टअप्स सभी की इसमें भागीदारी होगी। इस प्रकार तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए
केवल एक। और दोस्तों आपको अब बताना है इसमें कि जो दोस्तों अब आपको इसमें बताना है कि एसपीवी, आपको कमेंट में करके बताना है एसपीवी के बारे में, यानी विशेष प्रयोजन इकाई के संदर्भ में आपको पूरा बताना है कमेंट करके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि एसपीवी के बारे में आप कमेंट करके इसलिए बताना है ताकि आप सर्च करें, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो आपको थोड़ी ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 53। 53 उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति प्रदान करने के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। पहला, यह केवल दीवानी और फौजदारी के मामलों पर लागू होता है। दूसरा है, यह उच्चतम न्यायालय की एक विवेकाधीन शक्ति है। तो अपन देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है इसमें अपन को देखना है कि कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर चुनना है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें उच्चतम न्यायालय जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार है ये किस अनुच्छेद में देता है। ये अनुच्छेद 136 में देता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने विवेकाधीन उसके पास शक्ति है, वो निर्णय ले सकता है अपने विवेकाधीन के अनुसार। तो दूसरा तो बिल्कुल सही हो जाए, लेकिन इसमें कह रहा है कि यह केवल दीवानी फौजदारी के मामलों पर लागू होता है, तो ये वाला गलत है। यह केवल दीवानी फौजदारी पर मामलों जो है के मामलों पर लागू नहीं होता, बल्कि यह संवैधानिक, सिविल, आपराधिक, आयकर, श्रम, राजस्व और अधिवक्ता जैसे जो मामले हैं इस पर भी लागू होता है। यानी कि पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थानीय सरकार संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत एक विषय है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान के भाग 9 के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन को इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखें कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब ही होता है कि राज्य क्षेत्र के जो अधिकार, तो राज्य क्षेत्र जो होता है तो स्थानीय सरकार जो है यानी राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के अंदर 7वीं अनुसूची तो है लेकिन उसमें समवर्ती सूची ना होकर राज्य सूची के विषय हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है कि संविधान के भाग 9 के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो भाग 9 में है तो भाग 9 में क्या है, राज्य क्षेत्र के तो अधिकार है ही है उसमें। तो राज्य क्षेत्र के जो अधिकार हैं यानी राज्य सूची के विषय वो राज्य पर तो लागू होंगे ही होंगे, तो इसमें हो रहा है कि राज्य क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा इसका डी। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह सरकार विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती। दूसरा है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब अपन को इसमें से बताना है कि कौन सा से सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल क्या है इसके संदर्भ में, तो इसका जो उल्लेख है वो किया गया है अनुच्छेद 114 में किया गया है। 114 में विनियोग विधेयक के बारे में कहा गया है। और कोई भी विधेयक जो होता है वो यानी अधिनियम तभी बनता है जब वो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति हो जाती है, या राज्य में यदि बनता है तो राज्य में उसकी यानी राज्यपाल द्वारा उसकी स्वीकृति हो जाती है, तो वो एक अधिनियम बन जाता है विधेयक। अब अपन कुछ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। अपन देखिए पहला कि भारत सरकार यानी भारत सरकार जो है विनियोग विधेयक के अधिनियमित यानी कि जब तक पारित ना हो जाए तब तक भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता विनियोग विधेयक में, तो ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो है केवल लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल द्वारा निम्नलिखित में से किस या किन लाभों का उपभोग किया जा सकता है। पहला, उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली निःशुल्क प्रदान की जाती है। दूसरा है कि उस दल के चुनाव चिन्ह का संपूर्ण भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं। तो इसमें से अपन को बताना सही उत्तर कौन सा है। ए
केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अपने समय देखें कि जो राजनीतिक दल है उसको, यदि कोई राजनीतिक दल है उसको यदि राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो जाती है तो उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो जो पहला दे रहा है इसमें कि उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली, यानी कि उस क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र में कितने व्यक्ति हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वही कहलाती है निर्वाचक नामावली। तो उनको वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उस दल के चुनाव चिन्ह का संपूर्ण भारत में किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है कि उनके अलावा और कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता है। और जो तीसरा है कि उसे अपने दल के कार्यालय की स्थापना हेतु सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो अब अपन देखें कि यदि कोई राजनीतिक दल नहीं, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएंगे, आंसर नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अपन देखिए पंजीकृत अपन को कराना है तो अपन को क्या क्या करना पड़ेगा। यदि किसी पंजीकृत दल को केवल तभी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित 3 शर्तों में से किसी एक को पूर्ण करता हो कि यह दल कुल लोकसभा सीटों की 2% सीटों, यानी 2014 के अनुसार अपन देखें तो 14, यानी 2014 के अनुसार देखें तो 11 सीटें जीत लेना चाहिए, और इसके साथ ही कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से भी उसको सीट जीतनी चाहिए। तो इस प्रकार यदि 2% सीट यदि हासिल करता है लोकसभा में, और 11 जो यानी सीटें, यानी कि 2% मतलब कि कहने का है 11 सीटें यदि प्राप्त करता है और 3 अलग अलग राज्यों से, तो वो एक यानी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहला जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर अपना हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि उसको सभी जो है निर्वाचक नामावली शुल्क मिलेगी, यानी निःशुल्क मिलेगी, और उसको चुनाव चिन्ह जो कोई उपयोग नहीं कर पाएगा, और भूमि भी प्रदान की जाएगी कार्यालय बनाने के लिए। तो इसके तीनों आंसर सही थे। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिला योजना, देखिए 9 में कहा गया ना राज्य क्षेत्र, यानी 9 में कहा गया है राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, तो जिला किसके अंदर आता है, राज्य क्षेत्र के अंदर आता है। तो संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिला योजना समिति जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा जो तैयार योजना को समेकित करके एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है और उसे राज्य सरकार को सौंपित यानी प्रेषित करती है, यानी उनको भेजती है। और दूसरा जो है, जिला योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है। अब इसमें से अपन को बताना है कि कौन सा सही है जिला योजना समिति के संदर्भ में। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो अब अपन देखिए कि इसमें से कि कौन सा सही है। तो पहला जो है इसमें कि जिले में पंचायतों और नगरपालिका द्वारा तैयार योजना को समेकित करके और फिर राज्य को सौंपी जाती है, ये बिल्कुल सही है कि भाई जो जिला है वो पंचायतों नगरपालिका में अपनी योजना देगा, फिर वहाँ से जानकारी लेगा कि कौन से सही हैं, कौन कौन सी योजना चालू हो गई, कौन सी अभी पेंडिंग में है, कौन सी रनिंग में है, ये सब जानकारी लेगा और फिर राज्य सरकार को सौंप देगा कि आपकी जो ये योजना थी, आपकी इतनी इतनी योजना आपकी अभी लागू हैं और चल रही हैं आपकी जो योजना। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो क्या कि जिला योजना समिति के 2/3 सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि अपने बीच से किया जाता है लेकिन 2/3 नहीं होता है, इसमें 4/5 होता है। तो अब इसको अपन कैसे याद करेंगे। देखिए जिला शब्द जो है, जिला और योजना, देखिए जिला और योजना शब्द जो है इन दोनों में जिला में 2 शब्द आए हैं और योजना में 3 शब्द आए हैं। तो 2 और 3 ये कभी नहीं आएंगे, जब भी जिला योजना की बात आएगी इससे आगे आएंगे, यानी कि 4 और 5 आएंगे। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जिला योजना जब भी आएगी तो उसमें 2/3 सदस्य न होकर 4/5 सदस्य को निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी निर्वाचित जिला पंचायत जो है और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट। अब पैसा एक्ट, ये पैसा एक्ट नहीं कि जो अपन रुपए वाले होते हैं वो पैसा एक्ट नहीं, पैसा अधिनियम यानी पैसा एक्ट के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्येक पंचायत में
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं हो सकती। और दूसरा कह रहा है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई हैं। इसमें से अपन को बताना है कि इसका कौन सा सही है। ऑब्जेक्टिव है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखें सबसे पहले पैसा एक्ट अधिनियम क्या है। इसमें जो होता है सीटों के जो अनुसूचित जाति हो गई, महिला हो गई, इन लोगों को क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, वही कहलाता है पैसा एक्ट अधिनियम कहलाता है। पैसा अधिनियम जो है वो हो गया तो है ना। प्रत्येक पंचायत पहला सही है, क्योंकि इसमें क्या है, आधे से कम नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुच्छेद जो 9वीं है उसमें ये आरक्षण किया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण सीटें हैं पंचायत के लिए, लेकिन सिर्फ पंचायत में आधे से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो कह रहा है कि सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित की गई हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 और 2 दोनों, यानी आंसर नंबर इसका सी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सामूहिक विशेष अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संसद को अपनी रिपोर्ट, चर्चाओं और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य लोगों द्वारा उन्हें प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार है। दूसरा कह रहा है कि संसद अपने विशेष अधिकारों के हनन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। और तीसरा कह रहा है कि संसद को सदन के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दुष्सिद्धि, कारावास या मुक्ति के संबंध में तत्काल रूप से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें से अपन को बताना कौन सा से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखें कि जो सामूहिक विशेष अधिकार है ये क्या कहलाता है। सामूहिक विशेष अधिकार कहने का मतलब है, देखिए संसद में केवल 2 ही अधिकार होते हैं, एक सामूहिक विशेष अधिकार हो गया, दूसरा हो गया व्यक्तिगत विशेष अधिकार। जो सामूहिक विशेष अधिकार होते हैं वो लोकसभा और यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास होते हैं। और जो व्यक्तिगत समूह होते हैं वो किसी एक व्यक्ति को अधिकार, यानी एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, उसमें वो कहलाता है व्यक्तिगत विशेष अधिकार। तो अब अपन देखिए कि संसद अपनी रिपोर्ट और जो चर्चा है इन सभी को प्रतिबंधित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गोपनीय जैसे बैठक होती है उसमें भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। और यदि संसद चाहे कि हमें जो अपनी रिपोर्ट है, चर्चा है, ये हमें प्रकाशित नहीं करनी, तो इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। और दूसरा जो है कि संसद अपने विशेष अधिकार, यानी जो व्यक्ति को दंडित कर सकता है यदि हनन हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि उनको दंडित कर सकते हैं। और जो तीसरा है कि संसद को सदन के किसी भी सदस्य गिरफ्तारी, निरोध और कारावास से मुक्ति के लिए यानी तत्काल रूप से उसको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके यानी आंसर नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब अपन देखें कि जो तीनों हैं तो तीनों को अपन कैसे याद कर सकते हैं। देखिए संसद की बात, यानी संसद को अपन एक माने सामूहिक रूप से, यानी सामूहिक मान के चले, अपन घर को मान के चले। जिस प्रकार घर में किसी लड़के या लड़की को पिताजी मार सकते हैं, दंड यानी मार सकते हैं मतलब कि दंडित दे सकते हैं, है ना, उससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, और उससे ये भी कह सकते हैं कि नहीं तुमको ये टीवी नहीं देखनी है, तुमको ये जानकारी नहीं देखनी। तो अपन देखें तो घर से अपन पूरा रिलेट कर सकते हैं इसको। संसद के सामूहिक विशेष अधिकार मतलब कि पूरा घर से होता है। जिस प्रकार घर में पूरा कंट्रोल रहता है कि आपको ये चैनल नहीं देखना है, आपको ये सीरियल नहीं देखना है। फिर घर में क्या होता है कि दंड भी दिया जा सकता है, कई बार मार भी खानी पड़ती है बहुत से लोगों को। और जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार तुरंत भी पता चल जाना चाहिए, यानी घर में ये माता पिता को पता चलना चाहिए कि अरे ये कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था, तो तुरंत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो अब अपन देखिए कि जो दंडित करने का अधिकार है संसद को है, लेकिन इसमें जो उच्चतम न्यायालय है वो किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही संसद में आके वो अपने कह सकता कि नहीं ये गलत है, यही सही है। वहाँ संसद ही सर्वोच्च न्यायालय होती है सीधे सीधे। तो इसका सही आंसर अपना हो गया था आंसर नंबर डी 1, 2 और 3। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत का संविधान लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी संदर्भ में। तो अपन देखिए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु उपबंध करता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु उपबंध करता है, सी संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है, और
डी जो है अध्यक्ष द्वारा नामित करने के लिए उपबंध करता है। तो अपन देखिए कि लोकसभा में जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व मतलब कि है कि जो विधानसभा से जो सदस्य होते हैं वो जब लोकसभा में जाते हैं तो वो क्या कार्य करते हैं, उनका मेन कार्य क्या होता है? उनका मेन कार्य होता है कि संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करना। हालांकि वो प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव से आते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव के द्वारा वो वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन उनका मेन जो उद्देश्य होता है यानी वो कार्य कौन सा करते हैं? वो कार्य यही करते हैं कि संसद को विधि बनाने हेतु अधिकृत करना। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अपन देखिए कि अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 61। अपन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 61। क्वेश्चन नंबर 61, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA इंटरनेशनल एनर्जी क्वेश्चन नंबर 61, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा की मांग और आपूर्ति की प्रवृत्ति पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे किस संगठन के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र, बी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जबकि डी G20। तो अपन देखिए कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था 1973 से 1974 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? पेरिस में है। तो अब अपन इनको देखिए तीनों का अपन पहले याद कर लेते हैं कि आखिर पेरिस का मुख्यालय कहाँ है, सॉरी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, 1973 से 74 में हुई थी यानी कि। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है पेरिस में है। और ये कार्य क्या करता है? देखिए ये कार्य क्या करता है, इसका कार्य होता है कि संकट के दौरान औद्योगिक देशों ने स्वयं को प्रमुख तेल उत्पादक यानी जिन्होंने तेल के मूल्यों को ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था द्वारा तेल के व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से असक्षम पाया गया था। इसलिए सन 74 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के द्वारा की फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जो देश को तेल आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया करने में सहायता होगी। तो इस प्रकार अपन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो इसका मेन कर्तव्य होता है, मेन कार्य इसका यही है कि देशों को तेल आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया करने में सहायता करना। और इसका अपन देखिए कि इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1974 में हुआ था। और किया किसने था? तो वो किया था आर्थिक सहयोग विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। और लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी, इसको अपन याद कैसे करेंगे? और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका पेरिस में है। इसको अपन याद कैसे करेंगे तीनों को? देखिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा तो और पेरिस जो किस नदी के किनारे है? सी नदी के किनारे। इन तीनों को अपन देखिए एक ही बार में याद कर लेंगे। वो कैसे कि देखिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि अपन को जब ऊर्जा चाहिए होती है तो अपन क्या करेंगे, जब कोई अपन सीन देख लेते हैं, यानी कि कोई चित्र देख लेते हैं अपन, तो वो अपन को क्या हो जाती है? भा जाती है। यानी देखिए जैसे अपन पेरिस जाएंगे तो पेरिस अपन सबसे पहले पेरिस गए। पेरिस कब जाएंगे? लेकिन पेरिस जाएंगे अपन 74 में। कम से कम 74 वर्ष होनी चाहिए, वहाँ की न्यूनतम आयु है ये, कम से कम 74 वर्ष होनी चाहिए तभी आप पेरिस पहुँच सकते हैं। ट्रैक के लिए अपन बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे 74 वर्ष आयु है, लेकिन अपन ट्रैक के लिए इसलिए याद कर रहे हैं कि वहाँ यदि आपको पेरिस पहुँचना है तो आपको कम से कम 74 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। और हमारे हिसाब से गलत हो गई। नंबर 61, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा की मांग और आपूर्ति की प्रवृत्ति पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे किस संगठन के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ए संयुक्त राष्ट्र, बी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, सी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन,
डी G20। तो अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये क्या है, इसका गठन कब किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कार्य क्या करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें तो ये कार्य क्या करता है। इसका मेन कार्य होता है कि देशों को तेल आपूर्ति व्यवधानों के विरुद्ध सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया करने में सहायता प्रदान करना। और अब अपन देखें कि IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका गठन यानी इसकी स्थापना कब की गई। तो इसके गठन यानी इसकी स्थापना जो है वो किया गया 1974 में किया गया। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पेरिस में है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा। तो अब अपन देखिए इसको अपन याद कैसे करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को पेरिस जाना है तो उसको कम से कम 74 वर्ष का होना चाहिए, न्यूनतम आयु वहाँ की 74 वर्ष है। और पेरिस में क्या करेगा, पेरिस का जो सीन है वो बहुत देखने लायक है, बहुत अच्छा वहाँ का सीन है। तो सीन से सीन नदी हो जाएगा क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। तो वहाँ का दृश्य देखने से क्या आएगी, अंदर एनर्जी आएगी यानी ऊर्जा। तो अंदर क्या आएगी, अंदर एक ऊर्जा आएगी, अंदर यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने अंदर क्या आएगी, एक ऊर्जा आएगी कि वाह क्या सीन है वहाँ का पेरिस का। तो इससे आपको पूरा याद हो जाएगा कि जो पेरिस यानी पेरिस से अपन को क्या मिलेगी, ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ हो गया, यानी पेरिस। ठीक, तो ऊर्जा एजेंसी कहाँ पे, पेरिस में है। और पेरिस किस नदी, सीन नदी, क्योंकि पेरिस का सीन देखने लायक है। और पेरिस कितनी उम्र में जा सकते आप, 74 वर्ष से कम की उम्र में आप नहीं जा सकते, यानी कि 1974 में इसका गठन किया गया। हाँ, लेकिन अब इसका गठन किसके द्वारा किया गया, ये है अपना आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 62। क्वेश्चन नंबर 62, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, मंत्री उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो अब अपन देखें इसमें से कि कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से आपको देखना है सही आंसर कौन सा है। तो अपन देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उनको उपराज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। उपराज्यपाल के द्वारा ना करके इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, पहली। दूसरा जो है, उपराज्यपाल जो है, मंत्री जो है उपराज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते, मतलब कि जो उपराज्यपाल हैं वो मंत्री को शपथ दिलाते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जो राज्यपाल है वो शपथ, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें राष्ट्रपति ही मंत्री को भी शपथ दिलाते हैं, मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाते हैं। तो यानी इसके दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। 63 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उपराष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी भी अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया। तो इसमें से अपन को बताना है कौन सा सही है या है। ऑब्जेक्टिव है इसमें ए केवल एक और तीन, बी केवल एक और दो, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। तो अब अपन देखिए सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनके बारे में क्या कहा गया है। तो उपराष्ट्रपति जो है, पहली बात तो ये इन्हीं शपथ जब लेते हैं तो ये 5 वर्ष से पहले हट नहीं सकते। यदि इनको हटना है तो ये स्वयं से स्वेच्छा से त्यागपत्र, वो भी लिखित त्यागपत्र अपने हैंड राइटिंग से त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको, राष्ट्रपति को, तभी ये अपने पद से हटेंगे यानी। और अब अपन देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला जो है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती है। और अब अपन देखिए कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो दूसरा है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत, तो अलग अलग नहीं होके यानी विशेष बहुमत ना होके इसमें सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाए। इसको सबसे पहले होता क्या है कि जो दूसरा है इसमें अलग अलग जो है नहीं करके इसको सबसे पहले राज्यसभा में पारित किया जाता है। यदि राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में जाता है और लोकसभा जो है उसको यदि स्वीकार कर लेती तो फिर राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि लोकसभा जो है इसको खारिज यानी इसको खारिज करती है तो फिर ये नहीं होगा। तो इसमें विशेष बहुमत की बात नहीं कही गई है। तीसरा जो है, उपराष्ट्रपति को हटाने के
लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया। ये बिल्कुल सही है। तो अपना सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर केवल 3। तो क्वेश्चन नंबर 64, भारत में मतदान पत्र यानी बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, पर उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? पहला, दोबारा निर्वाचन कराने की मांग का अधिकार। बी, गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत ना देने का अधिकार। सी, निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वास की कमी को व्यक्त करने का अधिकार। डी, उम्मीदवारों की एक नवीन सूची के साथ पुनः निर्वाचन कराने की मांग का अधिकार। तो अपन देखिए जो नोटा है यानी नोटा का अर्थ होगा नन ऑफ द एबव, इसका फुल फॉर्म होगा नन ऑफ द नेबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें यदि अपन देखें तो कई बार चर्चा में भी आया था। तो इसका जो उपयोग है किया जाता है कि गुप्त रूप से किसी भी उम्मीदवार को मत न देने का अधिकार। नोटा कहा जाता है कि आप नोटा में दबा दो, किसी को आपने मत नहीं दिया। तो अब अपन देखते हैं कि नोटा जो है इसका कब ये जो शब्द आया कब लाया गया। नोटा के देखते हैं नोटा कब लाया गया। नोटा 2009 को लाया गया सबसे पहले, ये ईवीएम मशीन में लाया गया था। और इसको पारित करने वाला जो नोटा की बटन जो है सबसे पहले किस राज्य ने अपने जो वोटर मशीन जो है ईवीएम मशीन उसमें रखा था, सबसे पहले ये विकल्प रखा था, तो वो रखा था छत्तीसगढ़ यानी CG ने सबसे पहले इसको रखा था। फिर हालांकि फिर 2013 में सभी ने, कुछ 4 राज्य जो थे जैसे मध्य प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको रखा था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने हेतु संबंधित राज्य में किसी विधान सभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। और जो दूसरा है वो कहता है कि परिषद के लिए 14 दिन के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना आवश्यक होता है। और जो तीसरा जो है वो कहता है कि विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। तो इसमें से अपन को सही आंसर बताना है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखिए कि विधान परिषद, जो विधान परिषद के संदर्भ में है ये, तो इसमें देखिए कि जो संविधान, भारत की जो संविधान है, भारत का संविधान यह प्रावधान करता है। इसमें देखिए कह रहा है कि भारत का संविधान करता है। विधान परिषद कहाँ होगी? पहली बात तो भारत जो विधान परिषद होगी वो कहाँ होगी? राज्य में होगी। तो राज्य में होगी तो संविधान कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे शब्द? पहली बात तो क्योंकि विधान परिषद कहाँ होगी? राज्य में होगी, तो राज्य में संविधान तो आएगा शब्द नहीं, तो संविधान ना होके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। तो यानी पहला वाला आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब दूसरा जो है 14 दिनों के भीतर धन विधेयक को वापस लौटाना पड़ता है परिषद को, तो ये बिल्कुल सही है। या तो उसमें ना तो इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं धन विधेयक में परिषद जो होती है विधान परिषद, और ना ही उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो उनको पारित करना ही होता है। और अब अपन देखें कि विधान परिषद का सदस्य जो मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता, यानी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो ये बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसी स्थिति आई है, हालांकि अधिकतर बार जो विधानसभा है वहीं से चुने जाते हैं, लेकिन विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता, ये बिल्कुल गलत है। कई बार चुने भी जा चुके हैं विधानसभा से, विधान परिषद से कई बार चुने जा चुके हैं। तो यानी पहला गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद सदस्य को दल परिवर्तन के आधार पर निर्हर घोषित नहीं किया जाएगा। पहला है, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिस दल से वह निर्वाचित हुआ है। दूसरा कह रहा है कि बी नंबर जो है कह रहा है कि यदि कोई सदस्य पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान से विरत रहता है और इस तरह के कृत्यों को उसके दल द्वारा माफ नहीं किया जाता है। और तीसरा जो है यानी सी नंबर जो है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। और डी जो है, यदि सदन का कोई नाम निर्देशित सदस्य अपने सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के 3 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। तो इसमें से अपन को बताना कौन सा सही नहीं है। तो इसमें शब्द आया है दल बदल परिवर्तन। तो सबसे पहले दल बदल परिवर्तन के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि ये किस अनुसूची में कहा गया है। तो दल बदल परिवर्तन को 10वीं अनुसूची में कहा गया है।
अब देखिए अपन इसको याद कैसे करेंगे, दल बदल यानी कि द से दल और दा से दस, दा से दस दा से दल। तो जैसे दल बदल आएगा तो आपको सीधे 10वें अनुसूची में पहुंच जाना है आपको, कि इस 10वें अनुसूची में कहा गया, बिल्कुल आंखें मीच के आपको लगा देना है। तो अब अपन देखिए कि इसमें से कौन सा गलत है। तो अपन देखिए कि स्वेच्छा से जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि माप नहीं किया जा सकता है उसके कृत्यों को, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है कि निर्दलीय जो है सर्वसम्मति से सम्मिलित हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो डी नंबर है ये कह रहा है कि कोई नाम निर्देशित सदस्य 3 माह है, तो ये 3 माह ना होकर यदि यहाँ 6 माह होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो ये वाला आंसर अपना गलत हो जाएगा। तो इसका यानी सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अपन चलते क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि यह वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में असम के डिब्रूगढ़ जिले में अवस्थित हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक भाग है। यह असम घाटी के उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने इस आरक्षित क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति प्रदान की है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य का वर्णन किया गया है? ए पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बी देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, सी पूर्वी कार्बी आंगलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य, डी दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अपन को इसमें से बताना है कि किस वन जो है किस अभ्यारण्य में इसकी यानी बात की गई है। तो अपन इसमें देखिए कि जो कोयला खनन के बारे में चर्चा की गई थी वो अभी हाल ही में चर्चा में था, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं और यहीं पे जो कोयला खनन है इसको अनुमति दे दी गई है। और ये अनुमति पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई है। और अपन आप देखें कि ये जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आगे किस क्षेत्र में है। तो ये अपन देखें कि जो अरुणाचल प्रदेश से और असम इसकी जो सीमा है यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पे अपन यदि देखें तो यहाँ पे एक पटकाई नाम की एक क्या पाई जाती है, एक अपन को खाड़ी टाइप की मिलेगी, तो वहाँ पास ये अभ्यारण्य है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 हाल ही में सुर्खियों में रही से कटकर समिति किससे संबंधित है? ए बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सुधार से, बी न्यायिक प्रणाली से संबंधित सुधार से, सी कर संरचना से संबंधित सुधार से, या डी सशस्त्र बलों से संबंधित सुधार से। अब अपन देखिए से कटकर तो यानी स्वयं कटकर, यानी स्वयं से कौन कटता है? स्वयं यानी स्वयं भले से सहता है, सह कटकर यानी सह कटकर यानी अपन सहते हैं लेकिन दूसरों को अपन काट देते हैं। कहने का मतलब है कि सशस्त्र बलों से सुरक्षित संबंधित सुधार से। क्वेश्चन नंबर 69 विधान परिषद वाले राज्य विधानमंडल में किसी साधारण विधेयक को पारित करने की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दूसरा है यदि सदन द्वारा विधेयक पारित करके उसे राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को इसके संबंध में विशेषित वीटो प्राप्त होती है। तो ये देखते इसका सही आंसर अपन को बताना है कि कौन सा है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें शब्द आया है विधान परिषद। तो अपन विधान परिषद और विधान मंडल यानी विधानसभा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के पास किसी भी विधेयक को रोकने की शक्ति नहीं होती। वो यदि किसी विधेयक को रोकने की शक्ति है तो वो मात्र उसको 4 महीने तक है। वो कैसे कि पहली बार जब विधेयक पारित होकर यानी लोकसभा से जब यानी विधानसभा से यानी पारित जब होकर आएगा तो वो 3 महीने तक रख सकती है, लेकिन जब दोबारा पारित होकर आएगा विधानसभा से तो वो 1 माह तक रख सकती है, यानी कि टोटल 4 माह तक विधेयक को रोक सकती है, लेकिन उसको मना नहीं कर सकती कि नहीं ये विधेयक हम पारित नहीं करेंगे। वो उसमें अपनी हालांकि राय दे सकते हैं, उसमें विचार करवा सकते हैं, बाकी उसको रोक नहीं सकते हैं विधान परिषद। क्योंकि जो राज्य में अपन देखें तो सबसे अधिक यदि शक्ति होती है तो वो होती है विधानमंडल के पास। जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा में होती है, लोकसभा के पास होती है, उसी प्रकार विधानमंडल में होती है। विधान परिषद यदि दोनों होती है तो विधानमंडल के पास सबसे अधिक सदस्य यानी जो शक्ति होती है वो होती है। तो इस प्रकार अपन देखें कि साधारण विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों की बैठक की जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, साधारण विधेयक के लिए नहीं की जाती। और अपन देखें कि दूसरा जो है राज्यपाल को इसको प्रस्तुत किया जाता है अनुमति के लिए, तो राज्यपाल के पास इसके लिए विशेषित वीटो प्राप्त होते हैं। तो ये वाला बिल्कुल गलत है, विशेषित वीटो इनके पास प्राप्त नहीं होता है। वो इसको यदि राज्यपाल जो है इसको यदि स्वीकृति देते हैं तो जो विधेयक होगा वो एक अधिनियम बन जाएगा। और यदि
पारित यदि स्वीकृति नहीं देंगे तो वो समाप्त हो जाएगा सीधे सीधे। इसलिए इनके पास कोई विशेषित वीटो नहीं होते, बल्कि वैकल्पिक यानी जो वैकल्पिक शक्ति जिसको बोल सकते हैं वो होते, या तो आप हाँ करें या तो आप सीधे मना करें। तो ये किसी भी तरह से विशेषित वीटो नहीं हुआ। विशेषित वीटो होता है यदि वो अपने पास ही रख लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस प्रकार राज्यपाल जी के पास ये शक्ति नहीं होती। तो इसका यानी आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों के नाम निर्देशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यसभा में सदस्यों का नाम निर्देशन सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में से सभापति द्वारा किया जाता है। दूसरा है, राज्यसभा के लिए नाम निर्देशन का औचित्य प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिए बिना स्थान प्रदान किया जाता है, यानी स्थान प्रदान करना। और तीसरा क्या कह रहा है कि यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ग्रहण किया गया है। तो अब अपन को इसमें बताना है कि कौन सा सही है। एक, ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखिए कि नाम निर्देशन का मतलब जो राज्यसभा में, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक साहित्य में हो, कला में हो या विज्ञान सामाजिक सेवा के विषयों से संबंधित विशेष ज्ञान उनके पास हो या व्यवहारिक अनुभव हो उनको, तो वो उनको कौन, राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल किसी भी तरह से नाम निर्देशित नहीं कर, मतलब कि अपने से निर्देश यानी उनको वहाँ भेजना, राज्यसभा में नाम निर्देशित करना। और जो दूसरा कह रहा है कि नाम निर्देशन के लिए प्रतिक्रिया के लिए यानी बिना भाग लिए यानी स्थान प्राप्त किया जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है कि वो भाग नहीं भी लेंगे तब भी उनको निर्देशित तो करे ना, राष्ट्रपति जी निर्देशित करे, तो यानी कि बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा है कि यह प्रावधान जो यानी कि नाम निर्देशन वाली जो पद्धति है ये जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो इसका यानी सही आंसर अपन देखें तो सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर केवल 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब अपन देखते हैं कि जो यह प्रावधान जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से नहीं लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया, ये देखें तो नाम निर्देशन का शब्द आया, नाम निर्देशन जो है शब्द है ये आयरस से लिया गया है नाम निर्देशन का, यानी जब राज्यसभा के सदस्यों के नाम निर्देशन की जो रीति है वो आयरस संविधान से ग्रहण की गई, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का यदि निर्वाचन कराना है तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। देखिए दोनों में अंतर है, एक नाम निर्देशन और दूसरा निर्वाचन करवाना है नहीं कि। तो इनमें अपन याद कैसे कर सकते हैं, देखिए आयरस है, आयरस, तो अपन इसको याद कैसे करेंगे। देखिए नाम निर्देश, यदि अपन को राज्यसभा में अपना नाम निर्देश करवाना है, यानी अपन को लगता है कि राष्ट्रपति हमारा नाम लिए, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि राज्यसभा में अपन को रोज जाके घिसना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आया है आयरस, तो अपन को आए दिन घिसना पड़ेगा वहां पे जाके, तभी अपना नाम राष्ट्रपति जी नाम निर्देशित कर सकते हैं। यदि अपन को निर्देशित कराना है तो अपन को आए दिन घिसना पड़ेगा, यानी रेस वहां पे आए दिन घिसना पड़ेगा अपने आप को, यानी चमकाना पड़ेगा अपने आप को, तभी तो राष्ट्रपति जी आपको वहां पे नाम निर्देशित करेंगे। और जो अब देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से कौन सा प्रावधान लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से जो राज्यसभा के जो निर्वाचन है, सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रणाली ली गई। इसको अपन कैसे याद करेंगे, देखिए जब अपन निर्वाचन यानी कि बात हो रही है इसमें चुनाव की, जब अपन निर्वाचन कराते तो निर्वाचन में क्या लगती है, बहुत सारी दक्षिणा लगती है, यानी कि दक्षिण, और वो कैसे लगती है, एकदम फीकी फीकी लगती है। क्या होती है, बहुत सारी दक्षिणा लगती है लेकिन वो एकदम फीकी फीकी लगती है, यानी अफ्रीका। तो दक्षिणा तो लगती है निर्वाचन में लेकिन वो फीकी फीकी लगती है, यानी जो ये प्रक्रिया है सदस्यों का निर्वाचन वाली प्रक्रिया वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि जो दक्षिणा है वो फीकी फीकी लगती है। किस में लगती है, जब निर्वाचन यानी निर्वाचक जो होता है उसमें। यदि अपन को अपना नाम निर्देशित करवाना है तो अपन को क्या होना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अपने आप को, आए दिन घिसना पड़ेगा, यानी आयरस से लिया गया है। तो यानी तीसरा गलत हो गया, पहला गलत हो गया क्योंकि राज्यसभा हो गया, पहले में राष्ट्रपति हैं इसलिए, तो केवल दूसरा सही था इसका। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह होना चाहिए। और दूसरा जो है, संविधान संसद को राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्तों, विशेष अधिकारों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। अब अपन देखें कि एक राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इसमें से अपन को बताना सही कौन सा है। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अपन देखिए कि राष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए पड़ते सबसे ज्यादा, तो इसके लिए सबसे पहले तो चाहिए पड़ेगी अपन को 35 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। ये अनुच्छेद कहता है 58, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति जी के लिए जो अर्हता है वो कही गई है अनुच्छेद 58 में, कि राष्ट्रपति
को क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, और वे भारत के नागरिक हो, और वे निम्न सदन के सदस्य हो, ना कि राज्यसभा के हो। किसी भी सदन ना हो के यहाँ पे होगा निम्न सदन यानी होता या लोकसभा होता तो बिल्कुल सही हो जाता, तो इनके सदस्य होते। तो पहला तो गलत हो गया, और दूसरा जो है विशेष भत्ते और अधिकार यानी प्रदान किया गया है संविधान में, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपना यानी इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, इसलिए आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 72, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा का प्रयोग संसद में कार्य संचालन के लिए किया जा सकता है, किसी भी भाषा का। दूसरा है, कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है। तो इसमें से अपन को बताना सही आंसर, ए केवल 1, बी केवल 2, और सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखें इसमें कि इसका सही आंसर क्या है। तो पहले तो दिया कि किसी भी भाषा में, जो 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई हैं, बहुत सारी भाषा, जो 22 भाषा हैं, उनमें से किसी भाषा का यानी संसद में संचालन के लिए किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि किसी भाषा में करेंगे तो वहाँ पे आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग राज्य से होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर होते हैं जो अलग अलग राज्यों से होते हैं, तो उनको वो भाषा समझ में नहीं आ पाएगी उतनी, और ये वर्णन भी नहीं किया गया है इसका हालांकि। तो इसमें 8वीं अनुसूची की जो भाषा है उसमें से सिर्फ अंग्रेजी यानी इंग्लिश और हिंदी का जो है उसका वर्णन किया गया कि इन दोनों भाषा का आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश का भी कब किया गया था, जो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात, संविधान जैसे प्रारंभ हुआ था उसके 15 वर्ष की अवधि के पश्चात यानी 1965 में अंग्रेजी का जो सदन की भाषा के रूप में जो प्रयोग था वो क्या हो जाना था, बंद हो जाना था। लेकिन उसके पहले ही 2 वर्ष पहले ही जो दक्षिण भारत के जो लोग थे, यानी दक्षिण भारत के जो लोग, उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, यानी भारत पर आक्रमण करने का मतलब है उन्होंने बहुत सारे दंगे किए कि नहीं अंग्रेजी आप कैसे हटा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि 1965 में समाप्त होनी थी, लेकिन 2 साल पहले ही दंगे हुए, इसलिए फिर राज्यसभा जो अधिनियम है, इसलिए फिर 2 साल पहले ही राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा अंग्रेजी को हिंदी के साथ निरंतरता की अनुमति दी गई, यानी कि जो हिंदी है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी चलती रहेगी निरंतर ही। तो इसलिए अब ये वो दंगा फिर शांत हो गया था। अब दूसरा जो कह रहा है कि कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, जब तक राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक कोई भी अपनी मातृभाषा में सदन नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये सही है कि अपनी मातृभाषा में सदन संबोधित कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी केवल 2। तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत में निम्नलिखित में से समाज के किस या किन वर्ग या वर्गों को लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। 1, अनुसूचित जातियों को, दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्गों को, तीसरा है महिलाओं को, चौथा है धार्मिक अल्पसंख्यकों को। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और डी केवल 2 और 3। तो इसमें आपको सही आंसर लगाना है अपनी कॉपी में। तो अब अपन देखें कि स्वतंत्रता के उपरांत जो है लोकसभा में जो सीटें हैं उनके लिए आरक्षण है, तो उनके लिए जो आरक्षण किया गया है वो किया गया है सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए, ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है अपने यानी दावेदारी कर रहे हैं कि हमको भी सीटों का आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इनके लिए नहीं किया गया, और ना ही महिलाओं के लिए और ना ही धार्मिक, यानी तीनों आंसर गलत हो जाएंगे, केवल एक सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर सी हो जाएगा केवल 1। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है CTBT किसी भी परमाणु हथियार के परीक्षण संबंधी विस्फोट या किसी अन्य परमाणु विस्फोट को प्रतिबंधित करती है। दूसरा कह रहा है कि यह संधि परमाणु के कारण होने वाली मानवीय क्षति और पर्यावरणीय क्षति को रोकने में भी सहायता करती है। तीसरा है कि भारत CTBT का हस्ताक्षर करता नहीं है। तो इसमें से अपन को बताना है कि कौन सा सही है या है। तो ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। अब अपन देखें कि जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध है, इस संधि जो है इसके बारे में क्या है कि परीक्षण के लिए प्रतिबंध करता है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण और मानवीय क्षति को रोकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा कह रहा है कि भारत CTBT का हस्ताक्षर करता नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी इसके तीनों आंसर अपने सही हैं, यानी कि आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी।
इसकी जो स्थापना हुई थी 24 दिसंबर 1996 को की गई थी, 1996। तो अपन इसको कैसे याद करते हैं, देखिए परमाणु परीक्षण जब होता है तो अच्छी अच्छी चीज जो होती है वो क्या होती है, छिन्न भिन्न हो जाती है, यानी 96। तो जो अच्छी से अच्छी चीजें होती है वो कैसे होता है, छिन्न भिन्न, यानी बिखर जाती हैं, तो छिन्न भिन्न हो जाती है, यानी कि 96। तो इससे हो जाएगा कि 96 किया गया। और इसमें हालांकि अभी 182 देश जो हैं उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं, कम से कम अभी 35 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो अपन देखें कि उनमें से कुछ देश जो हैं, उनमें कुछ देश जो हैं भारत है, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान द्वारा अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तो इसलिए ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 75, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह संसद के दोनों सदनों की बैठक स्थगित करता है। दूसरा है कि वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है। तो अब इसमें अपन देखें कि कौन सा इसका सही है, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो होती है वो क्या है। ये कि दोनों सदनों की बैठक स्थगित करता है, ये बिल्कुल गलत है। स्थगित ना करके राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या करते हैं, सत्र अवसान कर सकते हैं। यानी सत्र अवसान जब करेंगे तो उसके बाद जो सदन में 6 माह के भीतर आहूत किया जाना बहुत आवश्यक होता है। तो यानी पहला वाला स्थगित ना करके सत्र अवसान करते हैं, यानी आहूत करते हैं। और जो दूसरा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित किया जाता है, ये हालांकि 2020 तक था, यानी 25 जनवरी 2020 तक ये था कि राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नाम निर्देशित करेंगे। ये 2020 तक था, लेकिन उसके बाद इसको पारित नहीं किया गया है संसद में, इसलिए ये सही नहीं होगा। हालांकि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को 10 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन आंग्ल भारतीयों को नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।